हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केमिकल कैनेटिक्स का जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम लोग कई तरह के बात करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। इसके पहले का लेक्चर ज़रूर देखें क्योंकि ये छठा लेक्चर है और सिक्स्थ लेक्चर में केमिकल कैनेटिक्स जो चैप्टर है सीबीएसई के लिए या फिर बिहार बोर्ड के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम प्रैक्टिस एमसीक्यू द्वारा जो रिवीजन है उसका प्रोग्राम हम लोग इनिशिएट करने वाले हैं। तो जैसे आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। सबसे पहला फिजिकल स्टेट। पहले तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में आ जाते हैं तो उसमें फिर आएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकल स्टेट में है। तो फिजिकल स्टेट में एक मिनट, हाँ, तो फिजिकल स्टेट में जैसे कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट तो मतलब कि आप पढ़े हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कॉलिजन करता है। कॉलिजन थ्योरी चला था प्रीवियस लेक्चर में। तो कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या बताया गया था कि जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस के लेकर के बात करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, स्टेबल रहता है, वो मूव नहीं करता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, वो थोड़ा सा हिल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और गैस में क्या होता है कि गैस में कोई अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव, वो आराम से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो उसमें मतलब मूवमेंट ज़्यादा होता है। अब गैस मॉलिक्यूल में मूवमेंट ज़्यादा होगा तो उसमें कॉलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स टकराते सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। उससे कम होगा लिक्विड का, उससे कम होगा सॉलिड का। तो एक तो ये फैक्टर हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब सॉलिड का सबसे कम रेट रहेगा और गैस का सबसे ज़्यादा रेट रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस व्हिच प्रोवाइड्स मोर फ्रीडम फॉर कॉलिजन। अगला है फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एटॉमिक साइज उसका क्या है। पार्टिकल का साइज अगर छोटा होगा तो उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, पढ़ चुके हैं। फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, अभी देख लिए। ये हम देख रहे हैं कि सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया क्या है कि एटम का साइज जितना छोटा होगा, आपको ये बात समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होगी कि जब एटम का साइज छोटा है तो सरफेस एरिया ज़्यादा कैसे हुआ। तो होता क्या है कि जब दो बड़े बड़े पार्टिकल्स को जब एक साथ जोड़ते हैं तो उसका 2 सरफेस एरिया चिपक जाता है। 2 सरफेस एरिया क्या होता है, एक साथ आ जाता है, तो वो ख़त्म हो जाता है, तो नया सरफेस एक बनता है। 2 सरफेस एक सरफेस हो जा रहा है, टच होकर के एक साथ जब जोड़ देते हैं तो, और जितना टुकड़ा करिएगा नया नया सरफेस एरिया बनेगा, नया नया सरफेस बनेगा। तो पार्टिकल को आप जितना छोटा करिएगा नया नया सरफेस बनते जाएगा उसमें, तो उसका सरफेस एरिया ना इंक्रीज करता है। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट भी लिखा जाता है कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैव मोर सरफेस एरिया। फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैव मोर सरफेस एरिया। जो पार्टिकल्स बहुत छोटा छोटा है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या लिखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लीजिए, एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इसे रिलेट करता है। साइज छोटा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। चलिए, नेक्स्ट है प्रेशर। अब ऐसे सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात करें तो उसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हमारा रिएक्टिंग पार्टिकल्स अगर गैसियस स्टेट में होता है
तो आप देखेंगे कि प्रेशर बढ़ता है, जब आप उसको दबाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, बढ़ाएंगे, तो पार्टिकल्स जो है वो थोड़े थोड़े दूर पर कॉलिजन शुरू कर देता है, छोटे छोटे डिस्टेंस पर कोलाइड होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बढ़ा ही इसीलिए है क्योंकि वहाँ टक्कर बढ़ गया है गैस मॉलिक्यूल के बीच में। और एक्चुअली ये स्टेट ऑफ मैटर का पॉइंट होता है कि जितना ज़्यादा टक्कर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑपरेट करेगा कॉलिजन करके उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो मतलब कि प्रेशर सबसे ज़्यादा आ जाएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं मतलब कि वहाँ पर जो कॉलिजन है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज निग्लिजिबल। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर सॉलिड एंड लिक्विड। तो वही बता रहे थे कि सॉलिड और लिक्विड पर तो इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, बट अगर रिएक्टेंट्स आर गैसेस स्टेट देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एंड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे गैस मॉलिक्यूल का टक्कर बढ़ेगा, और जब गैस मॉलिक्यूल का कॉलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एक ये चीज हो गया। अगला है टेम्परेचर का इफेक्ट। देखिए टेम्परेचर के इफेक्ट को खूब अच्छे से समझिएगा क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक भी हो सकता है। अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या इंडोथर्मिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग अभी समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा, तो आप खुद सोचिए कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैसियस पार्टिकल्स है उसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब जब गैसियस पार्टिकल इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगा उसका मतलब वो मूवमेंट ज़्यादा करेगा, मतलब उसमें टक्कर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे टक्कर ज़्यादा होगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने पर लगभग मतलब 2 गुना डबल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। अगर एग्जैक्टली कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, एग्जैक्टली अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आप याद रखिएगा कि आपको 2 गुना लिखना है, डबल इंक्रीज कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। देखिए क्या लिखता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, दस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो कॉलिजन बढ़ेगा, और जब कॉलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये रहा है, अब रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, बाद में बताएंगे कि इसे आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। आर्हेनियस ने इस चीज़ को कंसेप्चुअलाइज किया था कि जनरली इट इज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। हमने कहा था लगभग 2 गुना। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो 2 गुना बोलना है, और वो जब कंडीशन देगा तो डिपेंड करेगा कि कितना बढ़ रहा है। लेकिन आपको ऐसे ज़्यादातर जो आंसर होता है वो 2 to 3 टाइम्स। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू नहीं किया, देखिएगा कई सारे ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। 2 से 3 गुना ऑप्शन आपको ढूंढना है, क्या 2 से 3 गुना, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ना चाहिए, 2 से 3 गुना बढ़ना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट। प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर ऑन ईच राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर the rate of reaction becomes 2 to 3 times increases. It is defined as the ratio of rate constant of reaction at 2 different temperature which will be differed by 10 degree Celsius. मतलब रेट कांस्टेंट का रेशियो लेना है आपको। रेट है तो रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट का रेशियो लेना है। तो एक लेंगे, दोनों के बीच में कितना का फर्क होगा, 10 डिग्री सेल्सियस का होगा। आप देख सकते हैं अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो 25 डिग्री कंसीडर करना है। ये छोटा छोटा पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड देन कंसीडर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर।
टेम्परेचर नहीं देता है तो 25 लेकर के काम करना है। इफ़ m इज नॉट गिवन कंसीडर एज मिनिमम 2, मतलब अगर मास नहीं दिया हुआ है, इफ़ m नहीं दिया हुआ है तो आपको वैल्यू कितना कंसीडर करना है, 2 कंसीडर करना है। मतलब जो उसका m नहीं म्यू होगा यहाँ पर, सॉरी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना कंसीडर करना है, 2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लगभग कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, मतलब ये एक मैक्सवेल का दिया हुआ एक मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन का दिया हुआ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसमें उस चीज़ को एक ग्राफिकली एक्सप्रेस करने का कोशिश किया गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर का ग्राफ T डिग्री पर है, जबकि नीचे वाला ग्राफ जो है T + 10 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि दोनों ग्राफ में 10 डिग्री का अंतर है। दोनों ग्राफ में क्या है, 10 डिग्री का अंतर है, तो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो रहा है। तो ये ग्राफ पहला ग्राफ है, इसमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, इतना ही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पहुंचने के बाद मॉलिक्यूल रिएक्ट करना, भी इधर वाले मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब वो अभी थ्रेशोल्ड लेवल पर नहीं पहुंचा। ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसको आप यूँ कंसीडर कर लीजिए, ये क्या है, थ्रेशोल्ड लेवल है। तो थ्रेशोल्ड लेवल पर जब मॉलिक्यूल पहुंचेगा तभी जा करके वो रेट ऑफ मतलब रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, मतलब इस लेवल पर जब ये एनर्जी पर पहुंचेगा, जो मॉलिक्यूल इस एनर्जी पर पहुंचेगा या उसके आगे जाएगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस एनर्जी के पीछे वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसमें वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर T डिग्री पर का जो T डिग्री सेल्सियस पर जो ग्राफ है उसका ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसमें मॉलिक्यूल्स ये आ रहे हैं एक लेवल के बाद। अब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो 10 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पर इंक्रीज कर गया। ये इसमें दूसरा कलर यूज़ कर लें, ये देखिए ये इतना एरिया जो बढ़ गया, ये जो एरिया बढ़ गया है ये तो ये एरिया जो बढ़ा है ये रेट ऑफ रिएक्शन को दोगुना, लगभग दोगुना कर रहा है। लगभग क्या कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है। तो यही बात हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की कि देखो भाई, अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आर्हेनियस ने एक इक्वेशन ड्रॉ किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के हिसाब से जो रेट कांस्टेंट है के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर -EA/RT होता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर -EA/RT होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके इक्वल साइन दे करके एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, a × e टू द पावर -EA/RT। ये इसका इक्वेशन हो गया। और काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे इक्वेशन पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन सा इक्वेशन आर्हेनियस का सही रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, k = a × e टू द पावर -EA/RT। यहाँ पर k के बारे में आप जानते हैं, ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट। के बारे में जानते हैं क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ये क्या होता है, ये होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और वैसे इसके और भी कई नाम हैं, या फिर इसको काइनेटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको आर्हेनियस कांस्टेंट के नाम से जान सकते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट। ठीक है, आर्हेनियस कांस्टेंट के नाम से जान सकते हैं। EA इसमें क्या है, EA है एक्टिवेशन एनर्जी। R गैस कांस्टेंट होता है, R होता है गैस कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर इसका हम लॉग लेते हैं फ्रॉम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग। और लॉग के लिए आपको बता दें, दो तरह का लॉग हम डिस्कस कर चुके हैं, एक ln वाला, एक LOG वाला। LOG में बेस e होता है, सॉरी 10 होता है, और ln में बेस e होता है। अब इसमें बेस क्या है? e। टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लॉग के इक्वल टू लॉग a इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। लॉग के इक्वल टू लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस लॉग n ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। लॉग के बराबर लॉग a, और यहाँ पर बेस e है तो e से ही खत्म हो जाएगा, तो बचेगा माइनस EA बाई RT। तो ये फाइनल इक्वेशन आपको आया। अगर मान लीजिए कि आप इसको y मान लेते हैं c और इधर mx, यानी कि हम क्लियरली यहाँ पर आपको लिख दें कि y के जगह पर log k है, c के जगह पर log a है, और 1/t के जगह पर x है, और m के जगह पर है माइनस EA बाई R। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये कम्प्लीटली डेराइव्ड डेरिवेशन है। इधर log k रखते हैं और इधर 1/t रखते हैं। अब माइनस mx प्लस c, ये ग्राफ इस तरह से आएगा, और यहाँ पर जो स्लोप बनेगा, स्लोप वो बनेगा माइनस EA बाई R। स्लोप क्या बनेगा? माइनस EA बाई R। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा? log a कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये ग्राफ है, तो स्लोप देख लीजिए माइनस EA बाई R। अब चाहे तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसमें, जैसे log, सॉरी अभी था log k इक्वल टू log a माइनस EA बाई RT। ये बेस e वाला है। अगर हम बेस 10 में लिखेंगे तो LOG करेंगे log k और मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। जब आप बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे बेस e वाले को, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, और ये रह गया आपका RT। दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए 2.303 से, तो यहाँ कट जाएगा, बचेगा log के, यहाँ भी कट जाएगा और बचेगा log a माइनस, और यहाँ डिवाइड होगा माइनस EA बाई 2.303 RT। ये इक्वेशन बेस 10 के टर्म में आ गया हुआ है, जिसमें हम आपको बता दें कि ये वाला टर्म y है, ये वाला टर्म c है, और 1/t जो होगा वो x होगा, और EA बाई 2.303 R माइनस के साथ ये m हो जाएगा। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ 1/t और log k के बीच में है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? log a, और यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा माइनस EA बाई 2.303 R, इस तरह से। अगर मान लीजिए कि एट T1 रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? K1 मान लेते हैं रेट कांस्टेंट K1, एंड एट T2 तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? K2 मान लेते हैं, रेट कांस्टेंट बिकम K2। अब इस दोनों वैल्यू को जो लॉगरिथमिक इक्वेशन आया हुआ है हम उसमें रखते हैं। इसमें रखेंगे तो ये आएगा log K1 इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 R1। इक्वेशन
फर्स्ट कर देते हैं। उसके बाद log K2 हो जाता है log A माइनस EA बाई 2.303 R2 नहीं सॉरी, यहाँ पर T है ना, EA बटा R इंटू T1, यहाँ पर R इंटू T2 ऐसे रहेगा। T की जगह T1 और T2, K की जगह K1 और K2, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1 बराबर log A से log A तो कैंसिल हो जाएगा और इसमें आ जाएगा कॉमन EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। log m माइनस n को लिख सकते हैं log m बटा n, तो log K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये आर्हेनियस का इक्वेशन हुआ लॉगरिथमिक फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म, और एक था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसी में से कुछ डाटा आपको इसमें दे करके और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लोग अभी कर लेते हैं, जो चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं। कहता है कि ए रिएक्शन हुज टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, देन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। चलिए, एक रिएक्शन है जो कहाँ से कहाँ बढ़ता है, ये एक रिएक्शन 10 डिग्री से चल के 50 डिग्री तक जाता है। तो चलिए, आप जानते हैं प्रत्येक 10 डिग्री बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1। फिर 20 डिग्री से 30 डिग्री पर जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, यानी कि 2 इंटू 2। फिर 30 डिग्री से 40 डिग्री पर फिर क्या होगा, 2 टाइम्स। फिर 40 डिग्री से लेकर के और 50 डिग्री पर, तो मतलब जितना बार 10 डिग्री का वेरिएशन उतना बार 2 गुना बढ़ा है। तो टोटल इंक्रीज क्या हो जाएगा, टोटल इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, सबको गुना कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 बार ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री बढ़ने पर दुगना होता है, तो अगर 10 डिग्री से अगर 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 32 टाइम्स। देखिए ना, 10 से 50 जाना है, और थ्योरी में क्या लिखा गया कि अगर 10 डिग्री बढ़ाइएगा दोगुना लेना है आपको। 10 से 20 गए दोगुना लिए, 20 से 30 गए फिर दोगुना लिए, 30 से 40 गए फिर दोगुना ले लिए, 40 से 50 फिर दोगुना, सबको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कर दिए, तो ये वैल्यू आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन मतलब आपको पूछा जाएगा। फॉर ए रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल टू 2, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल ऑफ द रिएक्शन। यानी कि EA का वैल्यू निकालना है, EA का वैल्यू निकालना है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया हुआ है। लॉग, एक फार्मूला देख लीजिए क्या है, लॉग K2 बटा K1। इसी को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, सॉरी इसको नहीं, K2 बटा K1 को, K2 बाई K1 को क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफाइन होता है रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट विच इज डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इसको म्यू से, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को म्यू से लिखते हैं। तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2, और K2 बाई K1 दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, उसी को हम लोग K2 बटा K1 बोलते हैं, ये दिया हुआ है। अब आइए, किसी भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल ऑफ द रिएक्शन। मतलब लॉग, एक मिनट, इसमें कुछ डाटा लगता है छूट गया है,
दो टेम्परेचर इसमें दिया जाना चाहिए था, है ना। जब तक दो टेम्परेचर हमको चाहिए होगा, दो टेम्परेचर तभी एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगा, क्योंकि फिर हम ये फार्मूला लगाते log K2 बाई K1 बराबर अभी जस्ट जो फार्मूला आया था यहाँ देखिए, log K2 बाई K1 EA बाई 2.303 R। T1 T2 जब तक पता नहीं होगा, ये वैल्यू तो पता हो गया, T1 T2 आपको चाहिए होगा। अब ये क्वेश्चन में एरर हो गया है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। ऐसे आपको बता दें, अगर क्वेश्चन आता है इसमें T1 T2 गिवन होना चाहिए था, T1 क्या होगा T2 क्या होगा, तो फिर क्या करते EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। आपको K2 बटा K1 का वैल्यू दे रखा है 2, तो log 2 हो गया। R का वैल्यू 0.0821 होता है, T1 T2 दे रखा है, तो एक टर्म क्या बचता है, EA बचता है, जो कैलकुलेट करने के बाद निकलता है। देखते हैं कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन सही होगा। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री से 100 डिग्री, ये भी बिल्कुल सेम है, ऐसे इसको बनाइएगा। देखिए 10 डिग्री से बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो 10 डिग्री से 100 डिग्री चला गया, तो ये हो जाएगा 2 टू की पावर 9 टाइम्स। इसका आंसर डायरेक्टली हम बता दिए आपको, क्योंकि देखिए पीछे का क्वेश्चन था, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि 10 से 50 गया था, तो 10 से 50 गया था तो 50 जाने पर 2 टू दी पावर 4 है, 50 गया यानी 10 से 50 पर पहुँचते हैं तो 2 टू दी पावर 4 है, एक कम है, यहाँ 5 है तो 4 ही लेना है। तो अगर 10 से 100 अगर जा रहा है, तो 10 से अगर 100 जा रहा है तो एक कम लेना है, यानी कि 2 टू दी पावर 9। नहीं तो एक दूसरा मेथड है कि आप 10 से 20 करिए, 20 से 30 करिए, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, और सब में क्या दोगुना कर दीजिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 2 टू दी पावर 9 आ रहा है। तो आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हैं और वैसे भी आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लॉट ऑफ log K वर्सेस 1 बाई T इज लीनियर विथ स्लोप, और उसका स्लोप पूछा है। अभी पीछे जो हम लोग पढ़े हैं इसमें देखिए log स्लोप क्या आया है, ln वाला पूछ रहा है, ln वाला। यहाँ देखिए स्लोप लीनियर है, यहाँ स्लोप क्या माइनस EA बाई R। यही क्वेश्चन वहाँ पर है कि इक्वेशन अगर आपको याद रहेगा तो ये पूछा कि द प्लॉट ऑफ log K वर्सेस 1 बाई T। तो ग्राफ इस तरह से आया था कि ये था log K और ये था 1/T, और यहाँ से एक सिंपल निगेटिव स्लोप में ग्राफ था, और स्लोप का जो वैल्यू आया था वो था माइनस EA बाई R। अगर LOG रहता तो 2.303 R यहाँ पर होता। अब ये वैल्यू देखेंगे तो स्लोप इसका क्या है, स्लोप ऑफ माइनस EA बाई R, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। और इसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स का ये चैप्टर खत्म हो गया है और क्वेश्चन का सीरीज अलग से चलेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ। अब इस पर प्रॉब्लम्स साथ ही साथ हम देख लिए हुए हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर हमारे चैनल्स पर आपको मिल सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का उसका तो 1 शॉट भी मिल जाएगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और केमिकल काइनेटिक्स का आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स।